हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट करेंगे। जैसा कि हमारे सामने फ़िलहाल एमपी और बिहार की वैकेंसीज़ हैं। बिहार का एग्ज़ाम कभी भी होने वाला है, डेट भी आ गई है। अच्छा, इसके लिए हम क्विक रिवीजन करते हैं और डेप्थ में भी करते हैं। ईच एंड एवरी फैक्ट जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जो आने की संभावना है उसको हम क्विक रिवीजन के साथ इसका रिवीजन करते हुए रिमेंबर करते हैं अगर कोई पॉइंट हमारा रह गया हो। यदि मैं जनरल बात करूं तो एविडेंस एक्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्ट। ये किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए, ये किसी भी एग्ज़ाम के कंपिटिटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 90% एविडेंस एक्ट का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम सीधे चलते हैं रिवीजन के पॉइंट पे। अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पर हमारे पास द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया। इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया? जेम्स स्टेफन ने इसका ड्राफ्ट 1871 में तैयार किया था। जेम्स स्टेफन ने जब तैयार किया उससे पहले वर्ल्ड में अमेरिका के पास इंडियन एविडेंस एक्ट, अमेरिका के पास एविडेंस एक्ट इनहेरिटन था। फिर उसके बाद द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जेम्स स्टेफन ने ड्राफ्ट तैयार किया और 15 मार्च 1872 को इसको गवर्नर जनरल की असेंट मिली। याद रखना, बिफोर इंडिपेंडेंस के जितने भी एक्ट है उनको असेंट गवर्नर जनरल ने दी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट देता है। उसके बाद ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, यानी केम इनटू फोर्स में आया। यदि हम ये बात करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस पे बेस्ड है तो ये इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है। अब आते हैं इसके नेचर पर। ये नेचर से कैसा है? ये नेचर से इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। ये हमें कहाँ पता चलता है? ये सेक्शन 3 के हेडिंग से पता चलता है कि इंटरप्रिटेशन क्लोज यानी निर्वचन क्लोज, जिसमें डेफिनेशन सेक्शन 3 में चलते हैं तो हमारे पास 10 वर्ड्स की डेफिनेशन दे रखी हैं। यदि इन 10 वर्ड्स की डेफिनेशन के अलावा किसी वर्ड की डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, कोई सेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कॉमन लॉ का सहारा लेना पड़ता है या किसी और लॉ का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर सहारा लेना पड़ता है तो ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है, इट इज़ नॉट इन एग्जॉस्टिव नेचर। उसके बाद इसका इफेक्ट कैसा होगा? इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यानी भूतलक्षी प्रभाव होगा। जिस दिन एविडेंस एक्ट लगी उससे पहले भी यदि कोई मामला है तो उस पर भी एविडेंस एक्ट लागू किया जाएगा। अब आते हैं, ये सबस्टेंटिव है या प्रोसीजरल है। जैसे ही किसी लॉ की बात आती है तो हम दो बात करते हैं, एक तो सबस्टेंटिव, एक प्रोसीजरल। सबस्टेंटिव लॉ वो लॉ है जो राइट, ड्यूटी या लाइबिलिटी को डिफाइन करता है। प्रोसीजरल लॉ जो प्रोसेस चलता है वो प्रोसेस के प्रोविजन दे रखे होते हैं कि इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। यदि हम एविडेंस एक्ट पे आते हैं तो इट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ। उसके बाद हम बेयर एक्ट में यदि एंट्री करते हैं तो हमें प्रीएम्बल को देखना होगा। तो प्रीएम्बल में कितने वर्ड्स दिए गए हैं? 3 वर्ड्स दिए गए हैं, कॉन्सोलिडेट, अमेंड और डिफाइन। प्री में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। फिर उसके बाद एविडेंस एक्ट को हम ये देखें कि ये कितनी बड़ी है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 167 टोटल सेक्शंस हैं। अब इसके पहले पार्ट में यदि हम जाते हैं तो पहला पार्ट सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 55 तक है और इसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक फर्स्ट चैप्टर है जिसको प्रीलिमिनरी चैप्टर कहते हैं। फिर सेक्शन 5 से लेकर 55 तक रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर जिसे चैप्टर 2 कहते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि जनरली आपने देखा है कि हर बेयर एक्ट में एक्सटेंट और कॉमेंसमेंट की बात होती है फर्स्ट सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में यदि कॉमेंसमेंट की बात आती है, एक्सटेंट की बात आती है तो इट अप्लाइज द होल ऑफ द इंडिया, ये सारे भारत पर लागू होता है। 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लगा है।
इसका मतलब होल ऑफ द इंडिया पर लागू होता है। उसके बाद ये कैसी प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है। इट अप्लाइज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर द कोर्ट, यानी कोर्ट के सामने जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगी उन पर ये लागू होगा। अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? सेक्शन 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है। जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स द प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस इज टेकन ऑन द ओथ। एविडेंस इज लीगली टेकन ऑन द ओथ। यदि ओथ पर कोई एविडेंस ली जाती है किसी विटनेस की तो हम वहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में लागू होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन 1 में यह आता है कि ये कहाँ लागू नहीं होता। इट डज नॉट अप्लाई, किस पर? एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता। यदि एनी एफिडेविट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट और ऑफिसर, यदि किसी भी ऑफिसर या कोर्ट के सामने कोई एफिडेविट प्रोड्यूस की जाती है उस पर लागू नहीं होता। उसके बाद आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, आर्बिट्रेटर पर लागू नहीं होता। उसके बाद मार्शल लॉ पे लागू नहीं होता। मार्शल लॉ कौन सी मार्शल लॉ? इसमें 4 मार्शल लॉ दी गई हैं। ये नेवल डिसिप्लिन, एयर फोर्स एंड आर्मी, इन पर ये लागू नहीं होता है क्योंकि इनकी मार्शल लॉ लागू होती हैं। और ये जो 4 एक्ट दिए गए हैं एविडेंस एक्ट में, ये बिफोर इंडिपेंडेंस के बनाए हुए एक्ट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर इसकी कॉमेंसमेंट डेट क्या है? 1 सितंबर 1872 इसकी कमेंसमेंट डेट है। फिर हम चलते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 भी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्शन 2 को 1938 में रिपील किया गया था। गाइस, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बता दिए हैं मैंने। सेक्शन 1 बता दिया है, सेक्शन 2 बता दिया है। अब अभी इसी वीडियो को यहीं बंद करते हैं और अगले वीडियो में मैं सेक्शन 3 से लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आएगा और आपको काम आएगा। बेस्ट ऑफ द लक फॉर द डे, फॉर द होल लाइफ, एंड डू स्टडी। बाय।